हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं ये बता दूं कि मैं हर यूनिट जो है, जैसे कि कहानी हो गई और नाटक हो गई, उपन्यास हो गए, तो मैं हर चीज़ को मिक्सअप करके पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक यूनिट को पकड़ रखी हूँ। किसी दिन नाटक की क्लास ले रही हूँ, तो किसी दिन उपन्यास की ले रही हूँ, तो किसी दिन कहानी की ले रही हूँ, और बहुत जल्द मैं निबंध की भी क्लासेस अपलोड कर दूँगी। तो आज जो मैं अभी क्लास लेने वाली हूँ वो क्लास से हमारी उपन्यास के ऊपर ही होगी, देवरानी जेठानी की कहानी। और ये उपन्यास जो है, इसके लेखक हैं पंडित गौरी दत्त जी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा लिखित ये उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, और बहुत ही छोटी उपन्यास है। चलिए देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी हिंदी का प्रथम उपन्यास वर्ष 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्यान रखेंगे इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1870 है। और सन 1870 ईस्वी में छपी पुस्तक के आवरण पृष्ठ की सामग्री। देवरानी जेठानी की कहानी एक वृद्ध और लिखी पढ़ी स्त्री की सम्मति से पंडित गौरी दत्त ने बनाई है। श्रीयुत एम कैंसन साहिब बहादुर, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा श्री महन राजाधिराज पश्चिमी देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से 100 रुपये इनाम में मिले। तो कितने रुपए इनाम में मिले थे, ध्यान रखेंगे। और मेरठ का जो है सर्वसुख लाल बनिया है, उसी के घर की कहानी इसमें दिखाई गई है कि एक पढ़ी लिखी और अनपढ़ में क्या अंतर होता है। इस चीज़ को इस उपन्यास में दिखाया गया है। छापे खाने जीआई में छपी गई सन 1870 में। तो कौन से छापे खाने से ये छपी थी, ध्यान रखेंगे, जीआई छापे खाने से। देखिए, प्रथम संस्करण की भूमिका में क्या है, ये गौरी दत्त जी लिखते हैं कि स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई है सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी है, परंतु मैंने इस कहानी को नए ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों ही स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। जब मुझको यह निश्चय हुआ कि स्त्री स्त्रियों की बोली और पुरुष पुरुषों की पसंद करते हैं, जो कोई स्त्री पुरुषों की बोली व पुरुष स्त्रियों की बोली बोलता है उसको नाम धरते हैं। इस कारण मैंने इस पुस्तक में स्त्रियों ही की बोलचाल और वही शब्द जहाँ जैसा आशय है लिखे हैं, और यह वह बोली है जो इतने जिले के बनियों के कुटुंब में स्त्री पुरुष व लड़के वाले बोलते चलते हैं। संस्कृत के बहुत शब्द और पुस्तकों जैसे इसलिए नहीं लिखे गए कि ना कोई चित्त से पढ़ता और ना सुनता है। इस पुस्तक में यह भी दर्शा दिया गया है कि इस देश के बनिए जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या करते हैं, पढ़ी और बेपढ़ी स्त्री में क्या अंतर है, बालकों का पालन और पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए, स्त्रियों का समय किस किस काम में व्यतीत होता है और क्यों कर होना उचित है, बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है उसमें क्या क्या हानि होती है, और जब पढ़ी हुई जब उसी काम को करती है तो उससे क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह बातें जो आज तक नहीं लिखी गई है मैंने खोज कर सब लिख दी है, और इस पुस्तक में ठीक ठीक वही लिखा है जो आजकल बनियों के घरों में हो रहा है, बाल बराबर भी अंतर नहीं है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि पढ़ी लिखी स्त्री और जो अनपढ़ स्त्री है दोनों में अंतर दिखाया गया है। साथ ही इसमें कि जो बनिए के घर में जो होता है जन्म मरण विवाह आदि में क्या क्या होते हैं ये भी दिखाया गया है। और साथ ही यह भी दिखाया गया है कि बनिए के घरों में क्या क्या हो रहा है, जो अभी के टाइम पे भी हो रहा है, ऐसा इस प्रकट हो कि यह रोचक और मनोहर कहानी श्रीयुत एम कैंसन साहिब, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर को ऐसी पसंद आई, मन को भाई और चित्त को लुभाई कि शुद्ध करके इसके छपने की आज्ञा दी और 200 पुस्तक मोल ली। और श्री महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर के यहाँ से चिट्ठी नवंबर 2672 लिखी हुई 24 जून सन 1870 के अनुसार इस पुस्तक के कर्ता पंडित गौरी दत्त को 100 रुपये इनाम में मिले। तो किसे पसंद आई थी ये पुस्तक, ध्यान रखेंगे, श्रीयुत एन कैंसिन साहिब जी को। ठीक है, इनको पसंद आई
और वो क्या किए कि 200 पुस्तक मोल ले लिए और इनको इनाम में 100 रुपये दिए। दया उनकी मुझ पर वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। गौरी दत्त शर्मा। तो ये जो भूमिका जो अभी मैं पढ़ी, ये गौरी दत्त जी लिखे हैं और उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और ये उपन्यास के लेखक भी वही हैं। चलिए, यहाँ से हमारी उपन्यास स्टार्ट हो गई है। वो भूमिका थी। क्या है कि मेरठ में सर्वसुख नामक एक अग्रवाल बनिया था। तो कौन से शहर की चर्चा हुई है? मेरठ शहर की चर्चा हुई है। और बनिया जो है, अग्रवाल बनिया, उसका नाम क्या है? तो सर्वसुख है। मंडी में आड़त की दुकान थी। आसपास के गांव से लोग सौदा लाते, इसकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इसके हाथ भी लग जाता, और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दुकान में डाल देता और फ़ायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतरी आमदनी थी। हाट हवेली, धन दौलत, दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था, पर यह इसने अपनी ही पुरुषार्थ से किया था। माँ बाप तो पिछले हैजे में 5 वर्ष का छोड़कर मर गए थे। चाचा ने पाला था। थोड़े ही दिन हुए होंगे जब तो कुरकुरियाँ बेचा करता था, चना चबेना करता, खांचा सिर पे लिए गलियों में फिरा करता था। फिर इसने परचून की दुकान कर ली। मुंशी टिकट नारायण और हरसहाय काबली शहर के अमीरों की इसके यहाँ उचापत उठने लगी। इसमें परमेश्वर ने ऐसी की सुनी कि आड़त की दुकान हो गई। जहाँ तहाँ से माल आने लगा। बढ़ी इज्जत बढ़ गई। लोग 50,000 रुपये का भरम करने लगे। सच है, जिसे परमेश्वर देता है छप्पर फाड़ के ऐसे ही देता है। बड़ा भला मानस था। अड़ोसी पड़ोसी सब इससे राजी थे। पुण्य दान में बहुत तो नहीं, परंतु छठे छमाहे कुछ न कुछ करता रहे थे। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था। पहले 2 लड़कियां हुई। बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का प्यार का नाम सुखदेई रखा। ध्यान रखेंगे, सर्वसुख की जो 2 बेटी हुई, एक का नाम पार्वती है और दूसरी का नाम सुखदेई है। फिर ईश्वर ने उपड़ा तली 2 लड़के दिए। बड़े का नाम दौलत राम और छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने लगे। इन सब भाई बहनों की कोई 2-2, 3-3 वर्ष की छुटाई बड़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली ब्याही गई, यानी पार्वती की शादी कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। और छोटी लड़की जो थी सुखदेई, वो छोटी लड़की की मंगनी बंसीधर कबारे के यहाँ हापुड़ में हुई। तो सुखदेई की ब्याह कहाँ हुई? तो हापुड़ में। एक दिन रात को अपने घर में कहने लगा कि सुखदेई की माँ लाला बुलाकी दास, हमारी बिरादरी जो मदरसे में नौकर है, यूँ कहते थे कि अपने बेटे छोटे को तुम अंग्रेजी पढ़ाओ, इसमें तेरी क्या सलाह है? और दौलत राम को तो मैं अपने कार में गेरूँगा। उसने कहा, अच्छा तो है। सारे दिन गलियों में कूदता फिरे। परसों किसी लौंडे के कुछ मार आया था, उसकी माँ लड़ती हुई यहाँ आई और मैं तुमसे कहना भूल गई। आज चौथा दिन है। दिल्ला पांडे, हमारे पुरोहित की बहू मिश्रानी आई थी और कहे थी कि सुखदेई को मेरे साथ नागरी पढ़ने भेज दिया करो। और भी मोहल्ले की 5-7 लौंडियाँ उसके घर जाया करे है और वह सीना पिरोना भी सिखलाया करे है। और वह बड़ी बड़ी बातें कहे थी कि जब सुखदेई पढ़ जाएगी, चिट्ठी पत्री लिखनी आ जाएगी, घर का हिसाब लिख लिया करेगी और उसके घर कभी कभी एक मैम आया करे हैं। लौंडियों को देख हरी हो जा है और उनका पढ़ना सुनकर किसी को छल्ला और किसी को अंगूठी दे जा है। सो छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए। दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे और सुखदेई मिश्रानी से नागरी पढ़ने लगी। एक दिन कोई 4 घड़ी दिन होगा, छोटे लाल बाहर खेल रहा था। घर में भाग गया और कहने लगा कि माँ लाला आवे है। यह अपने मन में डर गई और कहने लगी कि आज दिन से क्यों आए। इतने में वह भी आन पहुँचे और खाट पर बैठ गए। इसने छोटे लाल को पंखा दिया और कहा, लाला को हवा कर। यह बोले सुखदेई की माँ, ले बोल क्या करे। जहाँ दौलत राम को टेवा गया था, तनी गांठ करने को नाई आया है। और झल्लामल जो कल खुजरे से आए थे, यूँ कहे थे कि लड़की का बाप डूंगर बेचारा गरीब बनिया है, सड़ा के नुक्कड़ पर फॉर्चून की दुकान खोल रखी है, पर लड़की की माँ बड़ी लड़ाका है। तुम्हारे समधी के पास ही हमारा घर है। और छोटे लाल की पीठ ठोकर कहने लगा कि भाई छोटे लाल, हमारा नसीबेवर है। गुड़गांवे के तहसीलदार ने इसका टेवा मांगा है। अभी तो रास्ते में लाला दीनदयाल किरपी के ताऊ गाड़ी में बैठे आवे थे। मुझे पकार कर कहने लगे कि मैं मामा जी से मिलने गुड़गांव गया था। सो वह पूछे थे कि सर्वसुख आरती
का छोटा बेटा क्या किया करे है। मैंने कहा साहब मदरसे में अंग्रेजी पढ़े हैं और होशियार है। उन्होंने उसका टेवा मांगा और तुम मुझे दे देना, मैं भेज दूंगा। लाला साहब लड़की बड़ी सुघर है, वह अपनी लड़की को आप नागरी पढ़ाया करे हैं। सुखदेई की माँ बोली कि तुम दौलत राम रात की सगाई रख लो, आज आई हुई लक्ष्मी के घर से कोई नहीं फिरता और रुपया पैसा हाथ पैरों का मैल है, आगे लौंडिया लौंडों का भाग है। नाई तनी गांठ करके चला गया और उसी साल में विवाह की चिट्ठी लेके आया। इन्होंने कहला भेजा कि अब के वर्ष तो हमारी लड़की ब्याह ठहर गई, अगले वर्ष विवाह रख लेंगे। छोटे लाल की पत्री गुड़गांवे मिल ही गई थी। लाला दीनदयाल के मार्फत वहाँ से कहलावत आई कि सर्वसुख जी से कहना कि मरती जीती दुनिया है, आगे मैं सरकारी नौकर हूँ, आज यहाँ कल जाने कहाँ को बदली हो जाए, लड़की का विवाह हम इसी साल में करेंगे। इन्होंने यहाँ से कहला भेजा कि हमारी इज्जत उनके हाथ है, अभी तो 2 विवाहों से निपटे हैं और इसी साल में ना केवल सूझता भी नहीं है, अगले साल जैसे मुंशी जी कहेंगे वैसा करेंगे। अगले साल विवाह की तैयारी हो गई और बड़ी धूमधाम से लाला जी बेटे का विवाह कर लाए। दोनों तरफ की वाह वाह रही। जब बहू घर आई, बगर पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, ले बहन, बहुरिया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। जो कोई बड़ी बूढ़ी आती बहू कहती, पाँव पड़ू जी। यानी कहने का मतलब यह है कि किसकी विवाह हो गई है, छोटे लाल की शादी हो गई है। और बड़ी बहू जो थी यानी दौलत राम की पत्नी, उसके बारे में बोल रही है कि वो तो सांवली है। वह कहती, बहुत सीली सपूती है, बूढ़ सुहागन है। जब कोई इसके बाप के घर की बात पूछती, वह ऐसी मीठी बातों से जवाब देती कि सब प्रसन्न हो जाती। बिना बातों नहीं बोलती, चुपकी बैठी रहती। वह जब अवसर पाती अपनी पोथी ले बैठती। मोहल्ले और बिरादरी की बैर बनियों में घूम पड़ गई कि फलाने की बहू बड़ी चतुर है। कोई कहती, बड़े घर की बेटी है, इसका बाप तहसीलदार है, अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, अपनी बेटी को आप पढ़ाया है। कोई कहती, जी इसके साथ जो नायन है वह कहे थी, इस पे सीना पिरौना भी आवे हैं और भली अच्छी फुलकारी भी काढ़े है। यानी इसको सिलाई का काम भी आता है, फुलकारी वगैरह भी बनाने आता है। सुखदेई का अभी गौना नहीं हुआ था, बाप ही के घर थी। ननद भावजों का बड़ा प्यार हो गया, दोनों पढ़ी मिल गई। यानी सुखदेई भी पढ़ी हुई थी और जो छोटे लाल की जो पत्नी आई वो भी पढ़ी लिखी थी। सुखदेई इतनी पढ़ी हुई ना थी, परंतु चिट्ठी पत्री तो अच्छी तरह से लिख लिया करे थे। इसने अपनी सब पढ़ी हुई भनेलियों को बुलाया और उनका लिखना पढ़ना अपनी भावज को दिखलाया। जब दौलत राम विवाह के लाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था, विवाह ही में उघर गया, गौना क्या करेगा। तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल ही में थी। जब कोई बैर बानी बाहर की आती, ना तो बैठने को पीढ़ा देती और ना उसकी बात पूछती, और जो कुछ कहती तो ऐसी बोलती जैसे कोई लड़े है। यानी ज्ञानोजित हुई ज्ञानो जो थी, ठीक है, वो जो है मतलब लड़ाकू टाइप की थी, मतलब किसी से ढंग से अच्छे से बात नहीं करती थी। सास से तो रात दिन खटपट रखे थी और जब कोई देवरानी को इसके सामने सराहती तो कहती, हाँ जी वह तो अमीर की बेटी है, मैं तो गरीब बनिए की बेटी हूँ। मुँह से कुछ नहीं कहती पर देवरानी को देख देख फूकी जाती और जभी से छोटी ननद से भी जलने लगी। बड़ी ननद पार्वती से बड़ा प्यार था और प्यार होने का कारण यह था कि वह भी लगावा बझावा थी, उधर की इधर और इधर की उधर। अब बहू को आए 8-10 दिन हुए होंगे कि उसका भाई राम प्रसाद मझौली लेके विदा कराने आया। लाला सर्वसुख जी ने भी जैसे बनियों में रस्म होती है ले देकर बहू को विदा कर दिया और बहू के भाई से चलते चलते यह कह दिया कि भाई पहुँचते ही राजी खुशी की चिट्ठी लिख भेजना। जब सुखदेई के विवाह को 3 वर्ष हो चुके, हापुड़ से गौने की चिट्ठी आई। लाला ने घर में आके सलाह की। सुखदेई की माँ ने कहा, मैं तो 5वें वर्ष करूँगी। लाला ने समझा दिया कि जिस काम से निपटे उससे निपटे, यह काम भी तो करना ही है। और यह भी कहा कि धी बेटी अपने घर ही रहना अच्छा है। अर्थात सुखदेई भी अपने घर गई और वहाँ अपने कुनबे की लौंडियों को नागरी पढ़ाने लगी। यानी ये भी जो है अपने मायके से चले गई, कहाँ, ससुराल चले गई सुखदेई। लाला सर्वसुख का माल रेल पे लादने जाया करे थे, वहाँ के बाबू से इसकी जान पहचान हो गई थी।
एक दिन कहने लगा कि बाबूजी, हमारा छोटा लड़का मदरसे में अंग्रेजी पढ़ने जाया करे है। वह कहे थे जो तुम कहो तो तुम्हारे पास काम सीखने आ जाया करे। बाबू ने कहा कल तुम उसे हमारे पास दफ्तर में भेजना। छोटे लाल अगले दिन वहाँ गया। बाबू को अपना लिखना दिखलाया, उनकी पसंद आया। इससे कहा तुम रोज़ रोज़ आया करो। यह जाने लगा। थोड़े दिन पीछे उसकी दफ्तर में 15 रुपये महीने का नौकर भी हो गया। इसे नौकर हुए कोई 1 वर्ष बीता होगा कि बाबू की बदली अम्बाले हो गई। यह बाबू का काम किया ही करे थे और साहब भी रोज देखा करे थे। बाबूजी की जगह इस कर दिया कि यह कह दिया कि अब तो तुमको 40 रुपया महीना मिलेगा, फिर काम देख के 60 रुपये महीने कर देंगे। जब छोटे लाल 15 ही रुपये का नौकर था, इसके लाला गौना कर लाए थे और जब गौने आई अपने घर ही थी। छोटे लाल इस बात से अपने मन में बड़ा मगन था कि मेरी बहू पढ़ी हुई है और बड़ी चतुर है। इधर इसकी घरवाली इससे खूब राजी थी और यह बात परमेश्वर की दया से होती है कि दोनों ही स्त्री पुरुष के चित्त इस तरह से मिल जाए, यह कुछ अचंभे की बात भी नहीं है। दिल तो वहाँ नहीं मिलता जहाँ मर्द पढ़ा हो और स्त्री बेपढ़ी। जब यह दोनों मिलते एक दूसरे को देख बड़े प्रसन्न होते। इधर वह उसके मन की बात पूछती और अपनी कहती, इधर उसको इस बात का बड़ा ही ध्यान रहता कि कोई बात ऐसी ना हो जिससे इनका मन दुखे। उसकी बेसलाह कोई काम न करता। उसके लिए एक नागरिक का अखबार लिया। रात को उर्दू और अंग्रेजी अखबारों की खबरें उसे सुनाता और जब आप थक जाता उससे कहता, लो अब तुम अपने अखबार की खबरें सुनाओ। इस बात से इसको बड़ा ही आनंद होता। यानी दोनों मिलकर पढ़ते थे और एक दूसरे से मतलब हर बात को शेयर करते थे। अगर किसी काम को करना होता था तो मतलब पहले उसको बताते थे कि ये चीज़ ऐसे करना है। दोनों सलाह करते थे, उसके बाद ही कोई काम करते थे। उनका घर तो ऐसा ही था जैसा और बनियों का हुआ करता है, पर इसने अपना चौबारा सोने और उठने बैठने को सजा रखा था। चादर लग रही थी, कलई की जगह नीला रंग फिरवा रखा था। बोरियों के फर्श पर दरी बिछा रखी थी। तस्वीर और फानुस भी लग रहे थे। 2 कुर्सी बड़ी और 2 कुर्सी छोटी, जिनको आराम कुर्सी कहते हैं, एक तरफ पड़ी हुई थी। किताबों की एक अलमारी मेज के पास लगी हुई थी। 2 पलंगों पर रेशम की डोरियों से चिही चादर खींची हुई थी। अपना सादा कमरा अच्छा बना रखा था। जो कोई बाहर की लुगाई आती, छोटे लाल की बहू अपना चौबारा दिखाना ले जाती। एक दिन अपनी जेठानी से बोली कि आओ जी, तुम भी आओ। उसने कहा अब ले मैं ना आती, और लुगाइयों ने कहा निगोरी अपने देवर का चौबारा देख लेना। शर्मा शर्मी उठी चली गई और चौबारा को देख अक धक रह गई। इसकी अटारी में 2 पुरानी धुरानी खाट पड़ी हुई थी। पिंडौल का पोता और गोबर का चौका भी ना था। एक कोने में उपलों का ढेर, दूसरे में कुछ चीथड़े, एक तरफ नाज के मटके लग रहे थे। इसका कारण यह था कि बेचारा दौलत राम तो नीरा बनिया ही था, पढ़ा लिखा कुछ था ही नहीं। आगे उसकी बहू गांव की बेटी थी और उसने देखा ही क्या था। छोटे लाल की बहू किसी सुथराई और सफाई और कहाँ। आटा पीसना और गोबर पाथना इसको खूब आवे था। वाय दिन भर लड़ा लो। छोटे लाल की बहू सारे दिन कुछ न कुछ करती रहती। सवेरे उठते ही बुहारी देती, चौका बासन करके दूध बिलोती, फिर नहा धो के घड़ी भगवान का नाम लेती, रोटी चढ़ाती। जब लाला छोटे लाल रोटी खा के दफ्तर चले जाते, थोड़ी देर पीछे दौलत राम और उसका बाप दुकान से रोटी खाने को आते। जब वह खा लेता और सास जिठानी भी खा चुकती, तब सबसे पीछे आप रोटी खाती। और जिस दिन दौलत राम की बहू रोटी करती, दाल में पानी बहुत, यानी कि जो है ना, इसकी जो बड़ी जिठानी थी और सास दोनों जब खा लेती थी, उसके बाद जो है मतलब ये देवरानी उसकी खाती थी। और किसी दिन ऐसा होता था कि जो मैंने ज्ञानों को खाना बनाना पड़ जाता था, तो वो क्या करती थी कि दाल में पानी बहुत ज़्यादा डाल देती थी और कभी न्यून यानी नमक ज़्यादा कर देती थी और कभी डालना ही भूल जाती थी। गाँव किसी मोटी मोटी रोटियां करती, किसी को बहुत सेक देती और कोई कच्ची रह जाती। इसलिए बेचारी देवरानी को दोनों वक्त चूल्हा फूकना पड़े थे। मतलब वो अच्छा खाना नहीं बना पाती थी, तो इसे ही दोनों टाइम खाना बनाना पड़ता था। रात को पूड़ी पराठा और तरकारी कर लिया करते थे। दोपहर को रोटी खाने से पीछे घंटा घंटा आराम करती, फिर सीना पिरोना, मौजे बुनना, फुलकारी काटना, टोपियों पे कलाबत्तू की बेल लगाना आदि में जिस काम को जी चाहता ले बैठती। यानी हमेशा ये कुछ ना कुछ करती ही रहती थी देवरानी जो थी।
इस समय मोहल्ले और बिरादरी की लौंडियों दो घड़ी को इसके पास आ बैठा करे थी। किसी को मौजे बुनना बतलाती और किसी को लिखना पढ़ना सिखलाती, और आप भी अपना काम किए जाती, यानी और भी लड़कियां इनके पास आकर सीखती थी। जब कभी इस काम से मन उचटता तो अपनी पोथी में से सहेलियों और बहेलियों को कहानियाँ सुना सुनाकर कभी रुलाती और कभी हंसाती, और जब कभी ज्ञान चर्चा छेड़ देती तो भगवत गीता के श्लोक पढ़ पढ़कर ऐसे सुंदर अर्थ करती कि सुनकर सब मोहित और चकित हो जाती। और जिस दिन एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी या कोई तिथि पड़वी होती और सीना परोना ना होता तो उस दिन तुलसीदास और सूरदास के भजन गाती और विष्णु पद सुनाती कि सब प्रसन्न हो जाती। रात को जब जब ब्यालू कर चुकते या अपने चौबारे में चली जाती और रात को 10 बजे तक जहाँ तहाँ की बातचीत करके हंसती और बोलती रहती। सुखदेई के भांजे का विवाह यहाँ मारवाड़े में हुआ था। हापुड़ से अपनी बहू को लेने आया। अगले ही दिन लाला सर्वसुख से दुकान पर मिलने गया। राजी खुशी कह के बोला कि मामी ने अपनी भावज को यह चिट्ठी दी है, घर पहुंचा देना। लाला ने नौकर के हाथ पर चिट्ठी भेज दी। छोटे लाल की बहू ने पहले आप पढ़ी, फिर सास को पढ़कर इस तरह सुना दी। स्वस्त्री श्री सर्वोपमायोग्य बहु आनंदी जी, यहाँ से सुखदेई की राम राम बाचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल सदा भली चाहिए। बहुत दिन हुए कि तुम्हारी एक चिट्ठी आई थी, मैंने तो उसका जवाब लिख दिया था, फिर तुमने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। यद्यपि वहाँ के आने जाने वालों से राजी खुशी की खबर मिलती रही, तथापि चिट्ठी के आने से आधा मिलाप है। अब तो मुझे आए बहुत दिन हुए हैं, तुमसे मिलने को जी चाहे है, सो माँ से कहना कि मुझे 2-4 महीने को बुला ले, यहाँ से मेरा जी उछट रहा है। लाला जी से माँ पूछ देगी, जो मेरी नथ बन गई हो तो ज्ञानचंद मेरे भांजे के हाथ भेज देना, और भाई की भोज प्रबंध की पोथी जो तुम्हारे पास है थोड़ी दिन के लिए भेज देना। जब मैं आऊँगी लेती आऊँगी। अब तो यहाँ भी एक लौंडियों का मदरसा हो गया है। हमारी मिसरानी से हमारी पालागन कह देना, और सब सहेलियों और बहनेलियों से राम राम कहना। चिट्ठी का जवाब जरूर लिख भेजना, थोड़े लिखे को बहुत जानना। चिट्ठी लिखी मिति मृगशिर बदी संवत। सुखदेई की माँ ने चिट्ठी सुन के कहा कि कल 5 सेर आटे के लड्डू कर लीजो, लौंडियों को पोथली भेजनी है, और जब मैं कहूँ चिट्ठी में लिख दीजो। सो सुखदेई को यह चिट्ठी लिखी गई। स्वस्ति श्री सर्वोपमायोग्य बीवी सुखदेई जी, यहाँ से आनंदी की राम राम बाचना। चिट्ठी तुम्हारी आई, समाचार लिखे सो जाने। तुम्हारी माँ जी ने लाला जी से तुम्हारी बुलाने वास्ते कहा था, सो उन्होंने कहा है कि माघ के महीने में हम बाग की प्रतिष्ठा करेंगे, तब लौंडियाँ सुखदेई को भी बुलावेंगे। और मेरे सामने जेठ जी से कह दिया कि भाई तू ही लौंडियों को जाके ले आइयो, और वह बाग लाला जी ने दिल्ली के रास्ते में लगाया है, उसमें कुआं तो बन गया है, शिवाला बन रहा है। जिस सोनार को तुम्हारी नथ बनने को दी थी वह सोना लेके भाग गया। लाला जी कहे थे दूसरे सुनार से और बनवा करके भेज देंगे। तुम्हारी बनेली रामदेई मेरे पास रोज रोज फुलकारी सीखने आया करे थी। बेचारी बड़ी गरीब थी, तुम्हें नित दिन याद कर लेती थी। जिठानी जी के स्वभाव को तुम जानो ही है। एक दिन बेवास्ते उससे लड़ पड़ी, 3 दिन से वह नहीं आई। 2 घड़ी जी बहला रहे थे, सो यह भी ना देख सकी। फुलकारी का ओन्ना जो मैं तुम्हारे लिए अपने पीहर से लाई थी, भोज प्रबंध की पोथी, 5 सेर लड्डू और 8 आने नगद तुम्हारे भांजे के हाथ तुम्हें भेजे हैं। रसीद भेज देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें राम राम कही है। मेरी राम राम अपनी सासू और बहेलियों से कह देना। चिट्ठी लिखी मिति मार्गशीर सुदी संवत। यह चिट्ठी और चिट्ठी में लिखी हुई चीज़ें सुखदेई के भांजे के हाथ भेजी गई, और जवानी भी कहलावत गई कि लाला बंसीधर से कह देना कि माघ के महीने में लौंडियों को लेने बहल आवेगी, ऐसा ना हो कि उल्टी फिरी आवे। एक चिट्ठी लिख भेजे। यहाँ दौलत राम की बहू बड़ी भोर उठ के गौ की धार काटती, गोबर पाथती, नहाती न धोती, चरखा लेकर बैठ जाती, और कभी कभी दाल दलती, नाज फटकती, आटा छानती। 10-10 और 20-20 मन नाज दुकान से इकट्ठा आ जा। और यह सास ने दोनों देवरानी जेठानियों को जैसा जिस जोग देखा काम बांट दिया था। पीसना, खोटना, चरखा पुनी, ऐसी मेहनत के काम देवरानी से नहीं हो सके थे, इसलिए कि उसने बाप के घर किए ही नहीं थे, परंतु वह उससे 10 गुने अच्छे काम कला बत्तू और गोटा किनारी के जानी थी। पीसने खोटने में क्या रखा है, घड़ी भर पीसा 2 पैसा का हुआ। वह 8 आने रोज का कढ़ावट का काम कर लेती थी। जेठानी रोटी खा के फिर चरखा ले बैठती। इस जैसी इसकी भी 2-1 बहेलियाँ थी, सो
कोई ना कोई इसके पास आ बैठा करी थी। यह उससे देवरानी का ही झिकना झिकती। सास का खोट बतलाती कि मेरी सास बड़ी दोजगन है, छोटी बहू को कोई आधी बात कहे हैं तो लड़ने को उठे हैं। ससुर जी से मेरी रात दिन कटनी करे हैं, यो कहे हैं कि यह तो कच्ची रोटी करे हैं। बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चोट्टी है। मेरा देवर 70 चीज़ें लावे है, दोनों खसम जोरू खावे हैं। किसी को एक चीज़ न दिखलाते। छोड़ियों के मेले के दिन जरा सा मूंग का दाना मेरे वास्ते लेके आई थी, सो मैंने तो फेर दिया। हमें तो जैसा मिल गया खा लिया। मेरी देवरानी छटाक भर पक्का घी दाल में डाल के खावे है। इस प्रकार से नित चुगली करती और अपनी देवरानी को सुना सुना चरखा काटती जाती, ताने महने और बोली ठोली मारती जाती। किले पीसे कोई और खावे कोई, यानी कि किले पीसे कोई और खावे कोई, यानी कि उसको तैयार तो ये करती थी, मेहनत ये करती थी और वो खाती थी, ऐसा ये कहती थी, ताना मारती थी। कोई ऐसी लुगाई भी होती होगी और पिसना नहीं जानती होगी, यो कहो मेहनत नहीं होती है। देवरानी चुपकी सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठोली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। उसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसने पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया और बोली, अब चल तो तेरी जेठानी है, उससे कह छोटा मुंह और बड़ी बातें। आप मेरी बड़ी बन के बैठी हैं, जो कुछ मुंह में आया कहती रही। वह बेचारी चुपकी होके चली आई। सास ने कहा, अड़ी तू उससे क्यों बोली थी? उसने कहा, आई जी मैंने तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित प्रति सांस और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़ा। रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। जब उसकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो और मैं तो छोटी बहू में रहूँगी तुम्हारी, तुम जानो। ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में यह जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू में रोटी खा लिया करूँगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी, उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इससे हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3-13 कर दिया। घरवाली बोली, अजी अब अपना ही पैसा खोटा हो, परखन वाले को क्या दोष है, जग तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दलान दौलत राम को दे दिया और सब तरह तरह के जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज़ दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बढ़ जाती। जब यह खबर गुड़गांव पहुंची तो लाला सरसुख के यहाँ औरतों में लड़ाई रहे थे, सो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को यह चिट्ठी लिखी, स्वस्ति श्री सर्वोपयोगी बीबी आनंदी जी के यहाँ से राम प्रसाद आदि समस्त बाल गोपाल की राम नाम बाँचना। यहाँ क्षेम कुशल है, तुम्हारी क्षेम कुशल चाहते हैं। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रहे हैं, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान दे। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मांदी है और जब ही उसका लिखना पढ़ना छूटा है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है 2-4 बात लिखना आवश्यक है। बेटी जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न है। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता के और राम तुल्य जानना और ननद और जेठानी को अपनी बहनों से अधिक मानना। और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए नए तौर देखती है। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं। ध्यान रखेंगे ये किसका कथन था, तो जो आनंदी के पिता थे वो आनंदी को कहे थे कि जो ज्ञानवान लड़कियां हैं वह घबराती नहीं हैं, सब काम किए जाती हैं। यह भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर तो थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंब में गुजरान करना, आपको तुच्छ जानना,
और यह अच्छे कुल की बेटियों के धर्म है। ज्ञान चारिसी की पोथी में तुमने बहुत पढ़ा है कि अच्छों से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने से प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब की तुमको सीने पिरोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे उस कर देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्म्य लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती है औरों को भी देना। यहाँ पर हमारी इस उपन्यास की पार्ट 1 कंप्लीट हो गई और इसके साथ ही इसकी मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगी, जिसमें ये उपन्यास पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।